अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, आज जुम्मा है तो वो टाइम थोड़ा होता है, तो एमसीक्यूज करने से डिस्कस मैंने, लेकिन फिर वो दोनों चैप्टर्स के ना कल करता हूँ, उसके सोसी के भी और ये ईपीएस के भी। कल बिल्कुल एंड पे जो सवाल कराया था मैंने वो दोहराता हूँ। अगर कंबाइंड सवाल हो जाए, वो जब टाइम ऊपर हो जाता है ना तो दिमाग बंद हो जाते हैं लोगों के, तो इसलिए मैं मैं दोहरा रहा हूँ। जब कंबाइंड सवाल हो, कंबाइंड सवाल जिसमें एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का तरीका ये होगा कि हम उन सब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो तीन ही हैं, शेयर ऑप्शंस हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और कन्वर्टेबल बॉन्ड को अलग सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पे तो टैक्स डेफिनेटली है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के प्रेफरेंस डिविडेंड पे बाय डिफॉल्ट नहीं है। सवाल वाला कहेगा तो फिर है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए इन तीनों को अलग अलग रखा है। तो तरीका यह है कि तीनों के इंक्रीमेंटल न्यूमरेटर, इंक्रीमेंटल डिनोमिनेटर ये कैलकुलेट करें और उनका डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट करें। जिसका सबसे कम होगा वो नंबर 1 है, और फिर उस राउंड की रैंकिंग हो जाएगी। हो गई रैंकिंग, एक काम ये हो गया। उसके बाद बेसिक ईपीएस से शुरू करें, रैंकिंग के मुताबिक एक एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलाते जाएं और ईपीएस निकालते जाएं। जब सारी चीजें पूरी हो जाएं, फिर देखें इन सारे आंसर्स में से लोएस्ट कौन सा है। जो लोएस्ट है वो डाइल्यूटेड ईपीएस। दी हाँ हाँ, तो किया तो था। हाँ जी हाँ, वो ईपीएस को डाइल्यूट नहीं कर रहे, इसलिए उनको छोड़ दिया। हमने डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है कि कल को ईपीएस गिर जानी है तो कितने को गिर जानी है, तो इसलिए हमने डाइल्यूटेड ईपीएस बताने का मकसद ये है कि ईपीएस कम हो रही है, उससे ईपीएस दोबारा बढ़ना शुरू हो गई थी, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। हमने डाइल्यूट करना बताना है, तो जहां वो जो कल वाले सवाल में बिल्कुल आखिरी वाला काम हुआ था, उससे ईपीएस कम होते होते बढ़ गई थी ना, उसको एंटी डाइल्यूटिव भी कहते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कल वाले सवाल में एंटी डाइल्यूटिव थे, एंटी डाइल्यूटिव जी। कल लिखा था, मैंने कहा था लिखो भी, कुछ कहा था मैंने लिखने को। कल मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में एक बात की थी कि लिखें कि बाय डिफॉल्ट टैक्स डिडक्शन नहीं। ईपीएस खत्म, यही है बस। काफी नहीं है, काफी है, वैल्यूज बदल लेते हैं इसकी, यही होगा ना, वैल्यूज बदल लें है। नहीं अभी नहीं करा रहा, अभी तो रेशियोज करानी है, लेकिन आप इसकी वैल्यूज बदल लें, कोई 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सबको वो ट्राई कर लें। क्या कॉम्प्लेक्स कर दे? कन्वर्टेबल का जो क्वेश्चन 4 किया, हाँ 3 शायद। अभी इस अटेम्प्ट के लिए ना इसकी लेवल 1 टेस्टिंग होनी है, तो इसका मतलब है कि 8 नंबर, तो उसमें अगर मिक्सचर सवाल हुआ, यानी 2-3 हुए, तो फिर वो ये सादे सादे ही होंगे जो कल किए थे। अगर कन्वर्टेबल को कॉम्प्लिकेटेड करना हुआ तो फिर वो मिक्स वाला सवाल नहीं होगा, फिर क्वेश्चन 4 जैसा ही होगा। ग्रेड 2 में 3 चैप्टर हैं। ग्रेड 2 के मार्क्स कितने हैं अगर पढ़ा हो कहीं तो? अगर पेज अभी है तो 20 से 30 चैप्टर इसमें है, 3 ही है मेरे ख्याल में, 3 चैप्टर हैं। एक ये ईपीएस था, ये कर लिया। एक कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक फालतू फालतू सा चैप्टर है।
ये मेनली इसकी औकात एमसीक्यूज वाली ही है। और तीसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये समझते, ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इतना बड़ा नाम है तो मैं इसको ना रेशियोज कह के पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 10 है शायद, 10 इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें भी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, यानी ये भी डेबिट क्रेडिट वाली चीज नहीं पढ़ने लगे हम। जैसे ईपीएस था ना, उसका डेबिट क्रेडिट कोई नहीं है, बल्कि ईपीएस में तो फिर IAS 33 है। IAS, ये तो स्टैंडर्ड्स भी कोई नहीं है, ये तो बड़े बूढ़ों की बातें हैं। तो FAR 1 में इसको क्यों डाला है? इसके साथ ना बड़ा अजीब अजीब सलूक होता रहा है। ये किसी दौर में पता नहीं ऑडिट में भी होती थी रेशियोज, ये FAR 2 में डली, फिर कॉस्ट में डली, फिर FAR 1 में डली। तो ये इनकी कोई जगह मुनासिब समझ नहीं आ रही, बस किसी तरह पढ़ाना है आपको ये रेशियोज। तो फिलहाल FAR 1 के सिलेबस में कॉन्सेप्ट समझ लें। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी है। और अथॉरिटीज हो सकती हैं, टैक्स वाले लोग हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, SECP वगैरह, ठीक है। और बैंक क्यों? उन्होंने लोन देना होगा, उनको कंपनी की हैसियत देखनी होगी। और पोटेंशियल सप्लायर्स जिन्होंने अभी सोचना है कि इनको चीजें बेचें कि ना बेचें, वो क्यों देखना चाहेंगे कि अगर इनको चीजें उधार पे बेच दी तो उनकी औकात है भी, पैसे वैसे भी दे देंगे कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से पोटेंशियल कस्टमर्स, उनको क्या इंटरेस्ट है? वो देखेंगे ना कि बिजनेस है, हम इनसे चीजें तो खरीदने लगे हैं, पता नहीं इनके बिजनेस चलेगा भी नहीं, 6 महीने में ना बंद हो जाए, हम इनसे चीजें खरीदना शुरू किए हों और इनका बिजनेस ठप हो जाए। तो मुख्तलिफ यूजर्स की मुख्तलिफ नीड्स हैं। जो बिजनेस के अंदर लोग मौजूद हैं, यानी मैनेजमेंट, उनके पास तो सारी डिटेल है। जैसे अकाउंटिंग में सारा डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड्स में मौजूद है, रिकॉर्ड्स देख के आइडिया हो जाएगा कि किस दिन किस महीने क्या क्या सेल्स हुई थी, ये रिकॉर्ड्स होंगे ना। इसी तरह अगर डेटर्स का बैलेंस आ रहा है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जो मैनेजमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख सकती है, उसको पता होगा कि किस कस्टमर ने कितना अरसा हो गया पैसे नहीं दिए, ये सारी डिटेल्स मौजूद है ना। लेकिन जो लोग बिजनेस के अंदर नहीं है, जिनके पास अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी से हिसाब किताब लगाना है। जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपके रोज की पढ़ाई की डिटेल नहीं पूछ रहे, आपका रोज रजिस्टर चेक नहीं करते, तो वो आपकी पढ़ाई की असेसमेंट ना टीचर से मिलते हैं, उनको नहीं पता कि कॉलेज के अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। वो अगर असेस करना चाहें तो वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट्स देख सकते हैं। या कॉलेज से अगर कोई डिटेल चेक करवाएं भी तो हो सकता है कि अटेंडेंस का रिकॉर्ड चेक कर लें। उनको इन रिकॉर्ड्स के देख के ये पता चलेगा आप क्लास में कैसा पढ़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है किसी वजह से बुरे आए हों, वैसे आप अच्छे हों, मतलब दिल के बुरे ना हों आप, बस रिजल्ट्स किसी वजह से बुरे आ गए हों। तो चूंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, तो उनको उसी इंफॉर्मेशन पे ही कोई जोड़ तोड़ करके कोई कहानियां बनानी पड़ेगी। अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उसके पास ऑप्शन है कि या तो कंपनी ए या कंपनी बी, इनमें इन्वेस्ट करें, और वो ये देखना चाहता हो, हैं दोनों सेम इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल सेक्टर की दोनों, और अगर वो ये देखना चाहता हो कि जो कंपनी ज्यादा बेहतर कमाती होगी मैं उसमें पैसा लगा दूंगा, इस कंपनी का जीपी 2 लाख रुपए, इस कंपनी का जीपी 3,60,000 रुपए, कौन सी कंपनी बेहतर? नहीं, पूरी पिक्चर पता नहीं चल रही। इसकी सेल्स 12 लाख, बल्कि 10 लाख, और इसकी सेल्स 40 लाख। हाँ जी, अब कौन सी बेहतर है? कंपनी ए। चलें, इससे पहले मैं एक और मिसाल बताता हूँ। मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 1100, और एफएससी में 1100। अच्छा, ग्रेजुएशन बीए में 800, बीकॉम में पता नहीं शायद 1300-1400 होते हैं। चले, फर्ज करते हैं कि एफएससी, चूंकि ग्रेजुएशन में आपने अभी की नहीं ग्रेजुएशन, तो मैं मैट्रिक एफएससी की बात कर लेता हूँ।
अब तो मार्क्स बराबर हो गए, किसी तो हमने बराबर नहीं होते थे। लेट्स से मैट्रिक में मार्क्स 800 और इंटर में मार्क्स 1100। एक स्टूडेंट ने मैट्रिक में मार्क्स लिए थे 700 और एफएससी में उसने मार्क्स लिए 720। वो एफएससी में बेहतर परफॉर्म किया। 720 है, 700 से बेहतर है। ये कंपेरेबल नहीं रहे क्योंकि ये 700 आउट ऑफ 800 है, या 720 आउट ऑफ 1100। तो जब हमने किसी ऐसी चीज का कंपैरिजन करना हो जिसकी बेस डिफरेंट हो, तो कंपैरिजन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है जस्ट अमाउंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे वनडे मैच का स्कोर और T20 मैच का स्कोर कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि जिसने वनडे में स्कोर करना है उसको 50 ओवर मिले खेलने के लिए, जिसने T20 में करना है उसको 20 ओवर मिल रहे हैं। तो जब इनकी बेसिस डिफरेंट है तो इनका एब्सोल्यूट कंपैरिजन नहीं हो सकता, रिलेटिव कंपैरिजन करना पड़ता है। रिलेटिव कंपैरिजन से मुराद ये है कितने परसेंट है, तकरीबन 88%। ये कितना परसेंट है, तकरीबन चलो 67, लेट्स से 67%। अब ये कंपेरेबल है। अब 67 और 88 कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि 67 पर 100, 88 पर 100। हाँ, अब कंपेरेबल है, अब कंपेरेबल है। तो इसी तरह से ये जीपी कंपेयर करना इतना मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि उसकी सेल्स इससे बहुत कम है। इसके कंपैरिजन से बेहतर कंपैरिजन होगा अगर जीपी परसेंटेज देख लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब कौन सा कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है? अब ए बेहतर है, अब ए बेहतर है। अच्छा, कंपनीज की परफॉर्मेंस कंपैरिजन हो सकता है। कोई कंपनी की परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाह रहा हो, कोई ऐसा यूजर हो सकता है जो परफॉर्मेंस नहीं, बस सिर्फ ये देखना चाह रहा हो कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे करने में कैसी है। हो सकता है कोई यूजर ये देखना चाह रहा हो कि इस कंपनी के पास पैसे कितने हैं। हो सकता है कोई यूजर ये देखना चाह रहा हो कि इस बिजनेस के पास इन्वेंट्री कैसे अच्छी मैनेज होती है। तो हर यूजर की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, लेकिन चूंकि वो बिजनेस के अंदर नहीं है, उनको डिटेल्स नहीं पता, तो उन्होंने क्या करना है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ही जो जोड़ तोड़ करना है वो करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जो साइंस लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए बुजुर्गों की तरफ से बनाई हुई कुछ रेशोज हैं, कुछ फार्मूले हैं कि वो फार्मूले लगा के देख लें, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बेहतर पता चल जाएंगे। उनमें से कुछ फार्मूले कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे होंगे, कुछ फार्मूले कंपनी की पोजीशन के बारे में बता रहे होंगे, कुछ फार्मूले कंपनी में कितना रिस्क है उसके बारे में बता रहे होंगे, कुछ फार्मूले बता रहे होंगे कि कंपनीज ने अपने डेटर्स से जो पैसे लेने हैं उस मामले में कंपनी कैसी, कुछ फार्मूले ये बता रहे होंगे कि कंपनी के पास जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे देने के मामले में कैसे। तो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ फार्मूले हैं जो बुजुर्गों के बनाए हुए हैं। जैसे मेडिकल टर्म्स में बात करता हूं, ये जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल्स के मोस्टली होते हैं, ये टेस्ट किस लिए होते हैं? मुख्तलिफ फंक्शन ही देखने होते हैं ना। अच्छा, किस डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट कराना है, ये तो वो, जैसे अगर कोई गुर्दे का मसला है, कोई जिगर का मसला है, कोई और मसले, पेट के मसले, आंतों का मसला है, दिल का मसला है, ये सारे प्रॉब्लम्स जिन जिन डॉक्टर्स ने जो जो फंक्शन देखना होगा उसके लिए जो बुजुर्गों के बनाए हुए टेस्ट हैं, डॉक्टर्स के बुजुर्ग उनके बनाए हुए टेस्ट हैं, वो टेस्ट करवाते होंगे ना। तो इसी तरह से बुजुर्गों की बनाई हुई कुछ रेशोज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बनाए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए कि कौन सी कंपनी बेहतर हो रही है, इसलिए ये रेशोज बनाई गई हैं। अब वो कंपैरिजन किससे करना है? किसी भी बिजनेस का कंपैरिजन किससे हो सकता है? पिछले ईयर से हो सकता है, बजट से हो सकता है कि हमने सोचा क्या था और हुआ क्या, कंपैरेटर से हो सकता है, इंडस्ट्री एवरेज से हो सकता है। जैसे स्टूडेंट है, उसने अपनी परफॉर्मेंस अगर देखनी है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, तो अपने पास्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, अपने कोलीग से पता कर सकते हैं, देख सकते हैं पाकिस्तान का पूरा रिजल्ट क्या रहा है, मेरा रिजल्ट क्या रहा है। तो बिजनेस ने सॉरी, मुख्तलिफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कुछ ना कुछ बिजनेस के फंक्शंस देखने होते हैं। जैसे मैंने मिसाल बताई
कि प्रॉफिट्स कौन ज्यादा बेहतर कमा रहा है, परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा अच्छी है, पैसे किसके पास ज्यादा अच्छे हैं, रिस्क किसमें ज्यादा है, डेटर्स को कौन अच्छा मैनेज कर रहा है, इन कामों के लिए बनाए गए हैं फार्मूले। आपका काम क्या है FR1 के स्टूडेंट के तौर पे, आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, आपको इनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपको इनके लॉजिक पता हो ताकि आप इन पे कमेंट भी कर सके। यानी अगर इसके मैं एग्जाम क्वेश्चंस की बात करूं तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन तो वो होते हैं जिसमें आपको डाटा दिया होगा और कहा होगा कि फलानी फलानी रेशो कैलकुलेट कर दें। इससे थोड़े से ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें आपको ये नहीं बताया होगा कि कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करें, यानी नाम लेके नहीं कहा होगा, आपसे बस कहा होगा इनकी परफॉर्मेंस बताएं, वो रेशियोज कैलकुलेट करें जिनसे परफॉर्मेंस पता चले, वो रेशियोज कैलकुलेट करें जिनसे इनका लिक्विडिटी पता चले। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो गया, जो कि आपको ये फिर याद करना पड़ेगा अच्छा कौन कौन सी रेशियोज होती थी जिनसे परफॉर्मेंस पता चलती है, फिर आपको वो रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा और ऊंचे लेवल का सवाल वो होगा जिसमें आपको रेशियोज कैलकुलेट करने के अलावा कहा होगा कमेंट भी करें, कौन सी कंपनी बेहतर है, क्यों बेहतर है, ये और एक्सपर्ट लेवल का सवाल हो गया। तो ये 3 लेवल्स हैं, या तो आपको नाम देके फार्मूले पूछ लिए जाएंगे कि इनकी कैलकुलेशन कर लें, या फिर आपको उन फार्मूलों के नाम बताने की बजाय उनकी पहचान बता दी जाएगी, या फिर आपसे फार्मूले कैलकुलेट करवाने के बाद कमेंट्स भी करने को कहा होगा। ये एक फार्मूला कैलकुलेशन के तरीके के सवाल हैं। और एक डिफरेंट टाइप ये है कि आपको इन फार्मूलों में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के MCQs पूछे जा सकते हैं, जैसे बताएं अगर ये फिगर इतनी चेंज कर दी तो फलानी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर फलानी फिगर चेंज कर दी तो फलानी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। ये आप कब बता पाएंगे, जब आप उन फार्मूलों की लॉजिक को समझते हो। ये करना है हमने 3-4 दिन। अब इसमें फार्मूले वो आपको नोट्स दिए थे, वो फार्मूले में आपको समझाता भी जाता हूं, लेकिन करने आपने बहरहाल याद है, फार्मूले याद तो करने। आए पहले पेज पे आए। मैंने नोट्स ना कुछ लिखे इस तरीके से हुए। अच्छा मैंने बाकी चैप्टर्स में तो नहीं कहा था ऐसे, लेकिन रेशोज में अगर नॉलेज के लिए कह रहा हूं, अगर नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें तो ये ICAP की बुक से चैप्टर 10 पढ़ लेना। उसके अलावा मैंने नहीं कहा बाकी चैप्टर्स में, इसमें कह रहा हूं अगर आप नॉलेज के लिए टाइम हो तो अच्छा है अगर आप ICAP की बुक का चैप्टर 10 भी पढ़ लें। मैंने तो उसकी बहुत समरी बना के सिर्फ टू द पॉइंट फार्मूले, टू द पॉइंट पॉसिबल रीजंस के अच्छा क्या है, बड़ी फिगर हो तो अच्छा है या कम फिगर हो तो अच्छा है, बहुत समराइज्ड किस्म की चीजें बनाई जिनको आप याद कर सकें। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है, अगर आप ICAP की बुक से चैप्टर 10 पढ़ लें तो अच्छी बात है। पहली कैटेगरी है परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। परफॉर्मेंस, ये कुछ वो फार्मूले हैं जिनसे परफॉर्मेंस मेजर हो सके कि कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया। कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होती होगी, फार्मूले देख के नहीं, वैसे कह रहा हूं कि किसी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट कमाया। तो परफॉर्मेंस पता चलती है बिजनेस के प्रॉफिट से। एक होती है GP रेशो, GP ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी आप निकाल ही चुके, फार्मूला GP ओवर सेल्स, और अगर सेल्स भी हैं, सेल रिटर्न्स भी हैं तो नेट। ये पहला फार्मूला आपको आता है। अच्छा, इसका आंसर ज्यादा हो तो अच्छा, कम हो तो अच्छा, ज्यादा हो तो अच्छा है। इस सामने के डाटा को देख के बताएं, वहां से पढ़ के नहीं, यहां से, इसकी GP रेशो इससे बेहतर है, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं GP रेशो ज्यादा आने से? नहीं, मैंने पूछा है क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। सेल ज्यादा है, कॉस्ट कम आई होगी तो हाँ, मतलब ये हमें खरीदना या मैन्युफैक्चर करना सस्ता इसको पड़ा होगा, और मटेरियल पे डिस्काउंट मिल गए होंगे परचेज करते हुए, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग आ गई होगी, और है क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल प्राइस भी ज्यादा है ना, हमारी सेल प्राइस भी उनसे ज्यादा है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबल रीजन है, सेल प्राइस ज्यादा है, ये पॉसिबल रीजन है। ये 1 पूरा पढ़ लें, पहला सारा पढ़ लें। कौन सा लॉस कम हुआ? हाँ है, गवर्नमेंट ग्रांट का GP से क्या ताल्लुक है? तो उससे क्या होगा? मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। हाँ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। ये जो मैंने पॉसिबल रीजंस लिखे हैं ना, ये पॉसिबल हैं, ये 2-2, 3-3 आपको याद हो।
और अगर आप समझते हैं कि खुद अपने पास से भी सोच सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सोच सकते हैं। यानी ये कोई ऐसे रीजंस नहीं है कि आपको कोई बहुत ही ज्यादा गहरा नॉलेज चाहिए। अभी मैं आपसे पूछ भी रहा था, ये आप खुद अपने पास से लिख सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ चुके हुए हैं कि इनके पॉसिबल रीजंस बता दें, तो इन पे आप खुद अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सही हो। तो इसलिए गाइडेंस के लिए मैंने दो दो तीन तीन रीजंस भी लिख दिए हुए हैं। जी जी, हाँ जी। इकोनॉमी स्केल का मतलब है कि हम जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम आती है ना, तो ये मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है। अच्छा, इको एग्जाम, ठीक। जीपी रेशो पढ़ लिया। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट की शक्ल बताता हूँ आपको, बाद में मैं इसकी कॉपी भी दे दूंगा वैसे, लेकिन अगर ना भी आ रहा तो भी बता देता हूँ। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम यहां भी आ सकती है। खैर, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं उनको। एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये सेलिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। पीबीआईटी, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, टैक्स और पैट। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। बता रहा हूं। इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। पीबीआईटी नहीं, इनकम टैक्स नहीं, इंटरेस्ट और टैक्स। वैसे भी देखें ना, इसमें से क्या है जो मजीद माइनस होना है? इसमें से भी और क्या माइनस होना है? इंटरेस्ट और टैक्स। तो इन दोनों से ये पहले है, तो इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं इसको। ये क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अरे जबरदस्त। नेट प्रॉफिट इसको कहते हैं। ये होती है इनकम स्टेटमेंट, और अगर इसमें नीचे आके ओसीआई कर लें तो वो सारी मिला के कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम। ये जो जीपी रेशो थी, जीपी रेशो जो पहली बताई है, इसमें हम जीपी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहे हैं। इसी पैटर्न पे इनमें से बाकियों को भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख सकते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट रेशो क्या होगी? हाँ जी, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स यानी पैट ओवर सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा है? पीबीआईटी। एक्सपेंसेस को भी देखा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर। जीपी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, इन सब का आंसर ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है? ज्यादा हो तो अच्छा है। और अगर कोई एक्सपेंसेस की है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशो, वो कम हो तो पेज 1 पूरा पढ़ लें। पेज 1 पूरा, हाँ हाँ, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बिल्कुल नोट कर लें, ये नाम आपको याद हो, पीबीआईटी और पैट और पीबीटी, और पेज 1 पूरा पढ़ लें। वो भी मैंने उनसे वो सॉफ्ट कॉपी लेनी है, फिर मैं ही अपलोड करूंगा ना, मेरे चैनल है।
सेम इंडस्ट्री है, इसके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस इससे बेहतर है, तो फिर वो ज्यादा ही प्रॉफिट कमाता होगा ना। ये अगर एक चीज 25 रुपए की बेच रहा है, वो कंपेरेटर हो सकता है 27 रुपए की बेचता हो। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन जीपी रेशो अगर ज्यादा आ रही है तो ये भी तो वजह हो सकती है ना। हम पॉसिबल रीजंस देख रहे हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो नजर आ रहा है उनकी बेस पे रेशोज निकल रही हैं, और ये सारी साइंस उन्हीं की बेस पे पता चल रही है कि शायद सेल प्राइस ज्यादा हो। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कहीं सेल प्राइस बताई जा रही होगी? नहीं। तो इसलिए ये सारे जोड़ तोड़ वो लोग कर रहे हैं जिनको ज्यादा डिटेल नहीं पता, तो उन्होंने तो इन्हीं को ही देख के हिसाब किताब लगाना है। तो जब इस कंपनी का जीपी उससे बेहतर है तो पॉसिबल रीजन यही हो सकते हैं ना कि ये उनसे बेहतर चीजें बेचते हैं, ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं, खर्चे उनसे कम होते हैं, इसी बेस पे कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल रीजन है। ये तो वो यूजर देखेगा ना कि उसने कौन सी वाली रेशो देखनी है। उस यूजर को कैसे देखें? आपके अब्बा अब्बा ने जब आपकी परफॉर्मेंस देखनी है तो वो सिर्फ फाइनल एग्जाम का रिजल्ट देखें, सिर्फ मिड टर्म का रिजल्ट देखें, या क्लास टेस्ट के रिजल्ट भी देखें हैं? अच्छा, और अगर फाइनल एग्जाम नहीं है, अभी सिर्फ सेशन का देखना है उन्होंने, तो सिर्फ मिड टर्म काफी है? तो ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना कि क्या उनको लगता है कि मिड टर्म ही काफी है, या उनको और ज्यादा डिटेल एनालिसिस करना है तो उनको क्लास टेस्ट भी देखने पड़ेंगे और आपस में मैच भी करना पड़ेगा कि क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस और मिड टर्म की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर एनालिसिस हो जाएगा ना। अगर एक बिजनेस, वैसे तो ये थोड़ा जल्दी है लेकिन अगर समझ आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। इन दोनों का जीपी लेट से बराबर था, नेट प्रॉफिट रेशो इसकी 12% थी। अच्छा, नेट प्रॉफिट रेशो से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना, और इसकी नेट प्रॉफिट रेशो 14%। तो अब इसमें इन दोनों के कंपैरिजन में एक और बात सामने आ रही है कि ये अपने एक्सपेंसेस बेहतर कंट्रोल कर लेता है। जीपी दोनों ही बराबर चलते हैं लेकिन इसके एक्सपेंसेस बेहतर कंट्रोल हो जाते हैं, वो एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसलिए ये तो एनालिसिस है, जितनी डिटेल में भी जाया जाए। तो ये जो रेशोज हैं, जिस तरह मैंने भी डॉक्टर की मिसाल दी थी, हो सकता है डॉक्टर्स काफी सारे रिजल्ट्स लेके फिर उनकी बेस पे एनालिसिस करते हैं। तो बुजुर्गों ने बना तो दिए फार्मूले, अब जिस यूजर ने जितना गहरा एनालिसिस करना है वो उतनी सारी रेशोज का कंपैरिजन कर रहा होगा। जी जी, अगर जीपी 20% है तो कॉस्ट ऑफ सेल 80% है। नहीं, देखें, अगर जीपी सेल्स का 20% है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितने परसेंट है? 80%। ये मतलब है 1 माइनस जीपी रेशो। हाँ जी, पहला पेज चले, बस जुम्मा क्लास है कल, उन दोनों ने कहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।